ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 8 के एनसीईआरटी के नोट्स। चैप्टर 8 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चैप्टर 7 का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, पेनिप्लेन्स एंड मोनैडनॉक्स। ये दोनों इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, यानी कि मान लो आसपास कोई पहाड़ वगैरह थे जिसकी वजह से काफी टाइम तक यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बहता रहा, पानी की वजह से इरोजन होता रहा। जितने भी सॉफ्ट रॉक थे वो सारे उड़ गए यहाँ से, राइट। एंड ये जमीन पूरी तरह समतल हो गई है, लगभग समतल हो गई है, ये ऑलमोस्ट प्लेन इलाके की तरह से बन चुका है, इसको बोलते हैं पेनी प्लेन। लेकिन जब यहाँ पे इरोजन हो रहा था, जितने ऊपर नीचे फीचर्स थे सारे एकदम समतल हो गए हैं, लेकिन कुछ बीच में हार्ड रॉक्स रह गए होंगे जो वाटर इरोड नहीं कर पाया पूरी तरह से। आसपास का थोड़ा बहुत इरोजन कर दिया लेकिन पूरी तरह इरोड इनको नहीं कर पाया। तो ये जो हार्ड रेजिस्टेंट रॉक रह गए हैं इनको बोलते हैं मोनाड नॉक्स। ठीक, तो बस यही एक छोटी सी चीज रह गई थी सेवन चैप्टर की। एट्थ चैप्टर, इसमें बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें, बहुत मतलब ऑब्वियस नहीं, कुछ चीजें ऐसी दिमाग में कई बार आती हैं कि जैसे जैसे हम मान लो धरती की सतह है, तो जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ये सब चीजें पढ़ने में आएंगी अभी। पहले हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं, ट्रोपोस्फियर से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना है वो सारे के सारे यहीं पे अकर होते हैं, वेदर लेयर के अंदर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, यहाँ से ऊपर जाते हो, हम ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है। ये क्या होता है, जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ये चीज कोई पूरी अर्थ के लिए ट्रू नहीं है, पूरे एटमॉस्फेयर के लिए ट्रू नहीं है। या ट्रोपोपॉज के बाद तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात ट्रू है सिर्फ ट्रोपोपॉज के लिए। तो नॉर्मल लैप्स रेट सिर्फ ट्रोपोस्फियर के अंदर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, हमारा माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 8.3 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। साइक्लोन्स और बारिश बादल जितनी चीजें वो सारी इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर होती हैं। मैक्सिमम जो एयरलाइंस होती हैं, जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स, वो ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते, सारा वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। इसलिए क्योंकि ऊपर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती, इसलिए एरोप्लेन्स आसानी से अपना आराम से उड़ते रहते हैं, उनको कोई टर्बुलेंस वगैरह नहीं मिलती जनरली, राइट। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है वो मैक्सिमम, सारा तो नहीं बट मैक्सिमम, लगभग 99% वाटर वेपर और 90% डस्ट पार्टिकल्स, एरोसॉल्स, एरोसॉल्स, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर के अंदर ही पाए जाते हैं, राइट। तो वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि इसकी प्रोपोर्शन वेरी करती है। किस तरह से वेरी करती है, डिपेंड करता है आप कितने ऑल्टीट्यूड पे हो, डिपेंड करता है आप कितने लैटिट्यूड पे हो, राइट। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, अब ये अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इक्वेटर के पास हो तो आपको पता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ना। ट्रॉपिकल इलाके में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि हवा में ज्यादा वाटर वेपर है। तो हवा में लगभग 4% बाय वॉल्यूम वाटर वेपर होता है ट्रॉपिक्स के अंदर। लेकिन अगर आप डेजर्ट इलाके में हो, बहुत सूखे इलाके में हो, या वो ठंडे इलाके में हो, जैसे पोल्स के पास में हो या माउंट एवरेस्ट के पास चले जाओ, तो वहां पे हवा में सिर्फ 1% ही वाटर वेपर होता है, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया कि इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ा, यहाँ पे 0 डिग्री है इक्वेटर पे, जैसे 90 डिग्री के पास आप जाओगे तो क्या होगा, ये कम होता रहेगा क्योंकि वहां पे ठंडक बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो ठंड भी बढ़ रही है एंड वाटर वेपर भी कम हो जाता है। ऑल्टीट्यूड के साथ में जैसे ऊपर जा रहे हो, माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो फिर से ठंड बढ़ रही है, तो फिर से इसकी प्रोपोर्शन कम हो जाएगी, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जो कि अर्थ को बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाता है। एक सिंपल सी बात है, ये हमारी अर्थ का लैंड है मान लो सारा, और ये सन की रोशनी आ रही है। अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये जो एटमॉस्फेयर है मान लो ये नहीं होता, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर और बाकी गैसेस नहीं होती, तो क्या होता कि जिस अर्थ के हिस्से पे जिस टाइम सन की रेस पड़ रही है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता एंड दूसरा वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता, राइट। एंड इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता एंड पोल्स बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते, जितने अभी उससे भी ज्यादा ठंडे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता
इसमें एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है हवा की वजह से, हवा और पानी दोनों की वजह से। हवा कॉन्टिन्यूसली यहाँ की गर्मी यहाँ पे लेके जाती है, यहाँ की गर्मी यहाँ पे लेके जाती है। ऐसे ही मान लो ये वाला इलाका था, दिन में बहुत गर्म हो गया, जब ये वाला इलाका पूरा रात को यहाँ पे चला गया है, अर्थ का ये वाला हिस्सा यहाँ पे चला गया, तो हवा ने गर्मी अब्जॉर्ब कर रखी है, इसलिए रात को बहुत ज्यादा ठंडक नहीं होती। अब मान लो अपना मून है, मून के ऊपर कोई एटमोस्फेयर तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ से सन से जो रेज आ रही हैं वो वाला हिस्सा मून का बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमोस्फेयर ही नहीं है मून के ऊपर। तो एटमोस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एटमोस्फेयर, तो हम ये कह रहे हैं कि एटमोस्फेयर में जितनी गैसेज हैं, वाटर वेपर है, उन सब की बात कर रहे हैं, राइट। तो एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की गैसेज, एटमोस्फेयर का वाटर वेपर, ये सब एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं, राइट। अर्थ के ऊपर जो भी एटमोस्फेयर है, ये सन की रेस को भी, सन की हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, और अर्थ के लैंड से हुई हीट रेडिएट जो हुई है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, राइट। कितना कम कितना ज्यादा वो वेरी करता है। जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सन से आने वाली रेस के लिए काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ से निकलने वाली रेस को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर वेपर है, ऐसी वो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को काफी एब्जॉर्ब करता है, और रेडिएटेड अर्थ से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, राइट। इस वजह से ये गैसेस जो है ये एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज हो गई डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल का सोर्स क्या है, ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में ज्यादा क्यों होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का क्या मतलब होता है। सोर्सेस क्या हैं डस्ट के, सी सॉल्ट, ठीक है, फाइन सॉइल, मिट्टी विट्टी उड़ती रहती है, कोई आग वाग लगती है, वोल्केनो फटा, उसमें से ऐश निकली, पोलेंस हवा में आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे मीटियोर्स आते हैं तो उनको चूरा चूरा हो जाता है, बहुत सारे रीजन है सैंड के। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, सैंड जनरली इन इलाकों में, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में ज्यादा सैंड पाई जाती है हवा के अंदर, कंपेयर टू पोलर एरियाज एंड इक्वेटर। ऐसा क्यों, एक सिंपल सी बात है, पोल्स वाले इलाके में क्या आपको लगता है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा खाली लैंड पड़ा हुआ है जिसमें से हवा चलेगी और रेत उड़ेगी, नहीं, है ना। तो यहाँ पे पोल्स में जो है, यहाँ पे डस्ट उड़ने वाला काम ही नहीं हो रहा, कुछ इंसान भी बहुत कम रहते हैं, कोई रेगिस्तान वगैरह भी नहीं है जहाँ से मिट्टी विट्टी उड़ रही हो, है ना। तो इसलिए पोल्स में सैंड बहुत कम होगी। इक्वेटर के पास क्या होता है, दो बातें हैं, एक तो बारिश बहुत ज्यादा होगी। अब जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, बारिश हो गई, तो जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो अपने साथ डस्ट वगैरह को भी नीचे बिठा देती हैं, तो बारिश होती रहती है, इसलिए इक्वेटर वाले इलाके में सैंड ज्यादा नहीं होती हवा के अंदर। दूसरा रीजन क्या है कि इक्वेटर वाले इलाके में हवा काफी ज्यादा ह्यूमिड होती है, यानी कि हवा के अंदर वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा, अब आप खुद सोचो कि एक सैंड पार्टिकल है, ठीक है ना, एक सेकेंड, कोई सैंड पार्टिकल है, अब सैंड पार्टिकल में अगर ह्यूमिड एयर है तो जितने भी मॉइस्चर है वो सैंड पार्टिकल से चिपकेगा, ये हैवी हो जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा या इसके क्लाउड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इक्वेटर के पास, बारिश होती है तो सैंड नीचे बैठ जाती है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो यानी कि सैंड पार्टिकल के साथ में वाटर वेपर चिपक जाता है और सैंड अपने आप नीचे बैठ जाती है। बारिश और ह्यूमिडिटी दोनों रीजन है, राइट। और तो इसी वजह से इक्वेटर में बहुत कम सैंड है हवा के अंदर, पोल्स में बहुत कम सैंड है, तो इसलिए रिलेटिवली ज्यादा सैंड हुई टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, ठीक। और क्या था, ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ओके। प्रॉपर पॉज में क्या है, एक सेकंड इसका डायग्राम से देख लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड बस, थोड़ा सा मोबाइल में ना दिक्कत होती है, एक सेकंड। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये वाली लेयर जो है ये ट्रोपोपॉज है। तो ट्रोपोपॉज इक्वेटर के पास ज्यादा ऊंचाई पे है, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ये 18 किलोमीटर है, और पोल्स पे ये हार्डली मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई है सिर्फ। इसका क्या रीजन हो सकता है, या इसको, या इस चीज को याद कैसे करें, एक सिंपल सी बात है, हवा क्यों राइज हो रही है,
हमने कहा हवा ऊपर राइज हुई और फिर साइडों में ऐसे बढ़ गई, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, राइट। तो जहां पे हवा ऐसे साइडों में बढ़ जाती है, यहीं पे घूमती रहती है, उसको बोलते हैं अपर लेयर को ट्रोपोपॉज, राइट। अब सन की रेज सबसे ज्यादा इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ रही है, क्योंकि लैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए लैंड के साथ वाली हवा भी ज्यादा गर्म हो रही है। हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा ऊंचाई तक आएगी स्पीड से, है ना। अब सन की रेज क्या आर्कटिक के पास पोलर एरियाज में ज्यादा पड़ रही है सन की रेज? नहीं पड़ रही। तो क्या हवा यहां से ज्यादा राइज हो पाएगी? यहाँ पे ज्यादा राइज हो ही नहीं पाएगी, इसलिए यहाँ पे ट्रोपोपॉज काफी जल्दी मिल जाता है, सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे हवा फिर वापस मुड़ जाती है, राइट। लेकिन इक्वेटर के पास हवा के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो और ऊंचाई तक जाती है, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसलिए हमने एवरेज इसको 13 किलोमीटर लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज की हाइट को, राइट। सिंपल सी चीज अब याद रखोगे हमेशा कि इक्वेटर के पास ट्रोपोपॉज काफी ऊंचा होता है, पोल्स के पास काफी कम होता है, राइट। इसको वैसे भी देख सकते हो, ये इक्वेटर वाला इलाका है तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज ऊपर है, जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हो वैसे वैसे ट्रोपोपॉज की हाइट कम होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज का अप्रोक्सीमेटली -80 डिग्री रहता है, ठीक है, और पोल्स के ऊपर -45 डिग्री रहता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? भाई हमने कहा कि इक्वेटर के ऊपर ज्यादा ठंडक है और यहाँ पे कम ठंडक है, यहाँ पे हमने कहा -80 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर इक्वेटर के ऊपर, और पोल्स के ऊपर हमने कहा -45 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, है ना। लेकिन आप ऐसे सोचो ना, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है इसकी? यहाँ पे ऊंचाई है सिर्फ अर्थ से 8 किलोमीटर्स, और यहाँ पे ऊंचाई है 18 किलोमीटर्स, तो ये ज्यादा ऊंचा हुआ ना। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा ठंडक होगी, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ हाइट पे -45 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल है, याद रखना, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। ट्रोपोपॉज के ऊपर आता है स्ट्राटोस्फियर, राइट। नॉर्मल लैप्स रेट समझ गए आप, जितना 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है, तो ये चीज सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लिए ट्रू है, इनके लिए ट्रू नहीं है स्ट्राटोस्फियर के लिए। स्ट्राटोस्फियर एकदम काम लेयर होती है, यहाँ पे ज्यादा कोई वेदर फिनोमेना वगैरह नहीं होता, यहाँ पे बादल बादल ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए एकदम काम रहती है, इसलिए एरोप्लेन्स वगैरह यहाँ पे उड़ते हैं। लेकिन इस लेयर के अंदर ओजोन होती है, राइट। ओजोन सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से गर्म हो जाती है ये लेयर, तो इसी वजह से स्ट्राटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है, -60 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता है यूनिफॉर्मली, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन के जो पार्टिकल्स हैं वो सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल हो गया। अब पता चल गया यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मली हमें सोचते हैं कि अर्थ से जितना दूर जाओगे टेम्परेचर गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन है, और यहाँ पे क्यों गिर रहा है फिर, ये भी क्लियर हो गया। फिर ऊपर आता है मीजोस्फियर में। मीजोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ये सबसे ठंडी लेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है मीजोस्फियर के अंदर, ठीक है। सबसे ठंडी लेयर है ये। क्यों है सबसे ठंडी? देखो सन की जितनी रेज आ रही है ना ऊपर से, देखो किसी भी चीज में जो गर्मी आएगी वो दो वजह से आएगी, एक तो नीचे से ऊपर से, नीचे से धरती से गर्मी मिल रही है, दूसरा सन की डायरेक्ट रेज आ रही है। होता क्या है कि जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो धरती से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होता रहेगा। भाई जो चीज धरती गर्म है, जैसे तवा गर्म है ना, तो जितना ज्यादा इससे कांटेक्ट में रहोगे, जितना इसके पास रहोगे उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी, जितना दूर जाओगे उतनी ठंडक मिलेगी। तो मीजोस्फीयर काफी दूर है धरती से, इसलिए इसको ठंडक मिलती है, ये ठंडा रहता है हमेशा, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं पहुंचती अर्थ की। दूसरी बात, सन की तरफ से ऊपर से जो गर्मी आ रही थी, तो जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको एयर पार्टिकल्स मिलेंगे, तो वो एयर पार्टिकल्स सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो सन की जितनी एक्स रेज, गामा रे और जितनी भी ऊंची मतलब बड़ी हाई एनर्जी रेज होती हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पे थर्मोस्फीयर के पार्टिकल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या समझे कि सन की रेज आ रही थी, सन की रेज जितनी आ रही थी, जितनी हीट आ रही थी, उसमें से काफी ज्यादा हीट को थर्मोस्फीयर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि ऊपर से आने वाली हीट को मैक्सिमम थर्मोस्फीयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए बेचारे मीजोस्फीयर के लिए कुछ हीट बची ही नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए। नीचे से बहुत दूर हो गया, ऊपर से थर्मोस्फीयर सारी हीट खा गया, तो मीजोस्फीयर बेचारा ठंडा रह गया एकदम, राइट। लेकिन जब ये रेज यहाँ पे और नीचे आई, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में कोई एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए सन की यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए, बहुत कम मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओजोन गैस है, ओजोन गैस की ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो
ज्यादा सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर पाती है, इसकी वजह से ये गर्म हो जाती है। आइडियली अगर यहाँ पे ओजोन गैस ना हो, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस ना हो तो ये और भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, राइट। तो ओजोन की वजह से यहाँ पे एक एनोमली क्रिएट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? अच्छा, अब जैसे कोई भी मीटियोर आता है अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जब स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट्स री एंटर करते हैं तो वो मीजोस्फीयर में जलते हैं, उनको सबसे ज्यादा हीट का सामना मीजोस्फीयर में करना पड़ता है। मैक्सिमम मीटियोर्स मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और मीजोस्फीयर में -100 डिग्री सेल्सियस। तो गर्म कौन सा हुआ? गर्म हुआ थर्मोस्फीयर। भाई ये है 2000 डिग्री सेल्सियस, मीजोस्फीयर है -100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जम गई यहां पे। तो मीजोस्फीयर तो बहुत ठंडा है और ये बहुत गर्म है थर्मोस्फीयर। तो जितने भी मीटियोर्स आ रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स री एंटर कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, उनको थर्मोस्फीयर की गर्मी में जल जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको अलग चीज पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि वो थर्मोस्फीयर में नहीं जलते, वो जलते हैं मीजोस्फीयर में आके, सबसे ठंडी लेयर में जल जाते हैं। कितनी अजीब सी बात लग रही है सुनने में, राइट? क्या रीजन है इसका, समझो। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट का लेक्चर है, बट बहुत मजा आएगा इस चीज के अंदर। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, राइट। अगर आपने किसी अपने इंस्ट्रूमेंट से नापा तो आपको टेम्परेचर रीडिंग दिखाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपने अपना हाथ बाहर निकाला, थर्मोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, अपना हाथ बाहर निकाला थर्मोस्फीयर में, जो कि करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो आपका हाथ एकदम बर्फ की तरह जम जाएगा, आपको ठंडक महसूस होगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो स्पेस शटल में हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, जो कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, इंस्ट्रूमेंट्स टेम्परेचर दिखा रहे हैं कि स्पेस शटल के बाहर, स्पेस स्टेशन के बाहर टेम्परेचर है +2000 डिग्री सेल्सियस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है आपका। लेकिन हाथ बाहर निकालोगे तो बर्फ से जम जाओगे आप। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई दोनों। इसके पीछे की साइंस है कि टेम्परेचर आखिर है क्या चीज। 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तभी आपका हाथ बर्फ से जम रहा है, तो टेम्परेचर है क्या चीज? टेम्परेचर का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थर्मोस्फीयर के अंदर क्योंकि अर्थ के बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां पे डेंसिटी हवा की बहुत ही कम है, बहुत ही कम, पूरी तरह से काफी हद तक की वैक्यूम है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, बहुत दूर दूर गिने चुने एयर पार्टिकल्स हैं, राइट। बट क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज आ रही हैं, तो ये मैक्सिमम, ये जो पार्टिकल्स है गिने चुने, ये सन की मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिगजैग, बहुत ज्यादा वाइब्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई इनके अंदर। और हमारे इंस्ट्रूमेंट कैसे नापते हैं टेम्परेचर को, कि मॉलिक्यूल्स की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अब क्योंकि मैक्सिमम इनके पास एनर्जी आ चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक इस जगह टेम्परेचर है। अब आपने अपना हाथ बाहर निकाला स्पेस स्टेशन से, क्योंकि यहां पे डेंसिटी बहुत कम है, ये इन पार्टिकल्स के अंदर जान तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर, लेकिन हैं कितने? गिने चुने। तो आपके हाथ से इनमें से कितने टकराएंगे? प्रैक्टिकली आप यहाँ पे स्पेस में हो, प्रैक्टिकली आप स्पेस के अंदर हो, लेकिन आपके हाथ, यहाँ पे थोड़ी बहुत गैस है, हवा है, उनमें से कितने पार्टिकल टकराएंगे आपके हाथ से? गिने चुने। तो आपको हीट मिल ही नहीं रही है। हीट तो तब मिलेगी ना जब ये पार्टिकल्स टकराएंगे आपसे, अदरवाइज तो आप स्पेस के अंदर हो। तो इन पार्टिकल्स के अंदर जान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इनका 2000 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर ये आपसे टकरा ही नहीं रहे, गिने चुने आपसे टकरा रहे हैं, तो आपको फील ही नहीं होगा कि ऐसे कोई पार्टिकल्स एग्जिस्ट भी करते हैं। इसलिए बर्फ के मारे आपका हाथ जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्मोस्फियर सबसे गर्म है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है, लेकिन बर्फ से आपका हाथ यहां पे जम जाएगा, ठीक है। मीजोस्फियर, इसका फंडा क्लियर हो गया, राइट। जो ऊपर से मीटियोर्स वगैरह आएंगे, उनको यहां पे भी कोई ज्यादा टेम्परेचर मिलेगी नहीं है। जो ऊपर से मीटियोर आ रहे हैं, स्पेस स्टेशन से लोग आ रहे हैं, तो उनसे कोई ये पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स टकराएंगे ही नहीं ज्यादा, गिने चुने पार्टिकल्स, उनको ज्यादा हीट मिलेगी नहीं। अब मीजोस्फियर सबसे ठंडी लेयर है, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हवा का। तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे जलते हैं, मीटियोर जलते हैं, या स्पेस स्टेशन को, स्पेस शटल को जो हीट महसूस होती है, वो कोई यहाँ के एयर टेम्परेचर की वजह से हीट महसूस नहीं होती,
एयर टेम्परेचर तो नेगेटिव में है, उनको महसूस होती है फ्रिक्शन और एयर कंप्रेशन की वजह से, राइट। जब ये पार्टिकल्स, जब कोई भी चीज इस जगह पे आती है तो ये, भाई थर्मोस्फियर में तो बहुत ही कम डेंसिटी थी हवा की, यहाँ पे फिर भी हवा की मीजोस्फियर में डेंसिटी, हवा की मीजोस्फियर में फिर भी बढ़ गई है। अब यहाँ पे जब स्पीड से एंटर करते हैं तो ये हवा को यहाँ पे दबा देते हैं, ए डायबैटिक कंप्रेशन होता है हवा का। जब हवा बहुत बुरी तरह कंप्रेस हो जाती है तो वो जलने लगती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने हमारे पेट्रोल या डीजल के इंजन्स हैं गाड़ियों में लगे हुए हैं, वो सभी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हम हवा को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और वो जलती है, फिर गर्म हो जाती है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हवा को कंप्रेस करती हैं, जिससे हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है और फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। तो मीजोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर है, एयर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं पे गर्म होकर जल जाती हैं। लेकिन जलने का रीज़न एयर टेम्परेचर नहीं, जलने का रीज़न है फ्रिक्शन एंड एयर कंप्रेशन, ठीक है। इसलिए ठंडी है क्योंकि ऊपर की हीट सन की इसने एब्जॉर्ब कर ली और नीचे से हीट इसको मिल नहीं पा रही। आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर प्रैक्टिकली एक लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आयनोस्फीयर क्या है, ये एक फंक्शनल लेयर है। फंक्शनल लेयर मतलब कि एक ऐसी लेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, राइट। अब थोड़ा बहुत आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर के ऊपर भी है, थोड़ा बहुत आयनोस्फीयर मीजोस्फीयर में भी है, हल्का बहुत, बट प्रैक्टिकली हमें वो बोलने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली हम ये मान लेते हैं कि थर्मोस्फीयर में ही मैक्सिमम आयनोस्फीयर है, यानी कि थर्मोस्फीयर में ही मैक्सिमम चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो अर्थ से जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जाती हैं, सारी तो नहीं, बट उनमें से काफी रेज वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। ये हमारी अर्थ है। अब मान लो आप यहाँ पे हो इंडिया में एंड यहाँ पे कोई दूसरा हिस्सा है पृथ्वी का, यहाँ से ब्रॉडकास्टेड सिग्नल यहाँ पे भी पहुंच सकता है, क्योंकि इस तरह से सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ऊपर एक लेयर से। वो लेयर कौन सी है, आयनोस्फीयर की, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो ऑरोरास क्रिएट होते हैं, जो ऑरोरास क्रिएट होते हैं पोल्स पे, वो भी इसी वजह से होते हैं, ठीक है। उसकी फोटो नहीं डाली यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। जैसे हमारी अर्थ है एंड यहाँ से सन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से फंस जाते हैं एंड अल्टीमेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पोल्स के पास में। तो जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है कौन सी लेयर में, आयनोस्फीयर के अंदर, चार्ज पार्टिकल्स का पोल्स के ऊपर, तो फिर वो आसपास की एयर को भी आयोनाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इस तरह के ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस जैसे फिनोमेना दिखाई देते हैं। तो वो सारा फिनोमेना थर्मोस्फीयर में होता है और ये रेडियो वेव्स को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। आप ये सोचोगे कि सर अगर अर्थ से ऊपर स्पेस स्टेशन है तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि स्पेस स्टेशन तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे है, सैटेलाइट काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आयनोस्फीयर तो फिर सिग्नल को आने जाने नहीं देगा। तो उसका रीज़न ये है कि ये सारे जो चार्ज पार्टिकल है, ये सारी वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये कुछ वेव्स को करते हैं, कुछ को नहीं करते। जैसे कि जितना भी हमारा, एक सेकेंड, जीपीएस सिग्नल, डिश टीवी जो घर में आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आते हैं ना, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करी, कू का बैंड वाली, एस बैंड वाली, एक्स बैंड वाली, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कम्युनिकेशन के अलग अलग बैंड्स हैं एंड ये सभी माइक्रोवेव्स के ही, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, इनफैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी है, उन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है आयनोस्फीयर, लेकिन जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि माइक्रोवेव्स वगैरह, इनको आने देता है। इसलिए स्पेस कम्युनिकेशन में जितने भी वेव्स यूज होती हैं वो सभी माइक्रोवेव रेंज की होती हैं, माइक्रोवेव बैंड की होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। और क्या चीज है इसके अंदर, एग्जॉस्फियर होता है। एग्जॉस्फियर में बहुत ही कम गैसेस होती हैं जो कि थर्मोस्फियर के भी बाहर है। जब हमने कहा कि थर्मोस्फियर में ही डेंसिटी बहुत कम है हवा की, कि आपके हाथ से हवा टकरा जाए तभी आपको फील ही नहीं होगा, है ना। तो एग्जॉस्फियर तो मतलब बहुत ही कम हवा होगी, वहां पे से बहुत ही लाइट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह होती हैं, जो कि स्पेस में ही एक तरह से मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जिसमें दो तीन चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे कि ओजोन गैस जो है वो 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ठीक है। CO2 एंड H2O ये 90 किलोमीटर तक पाया जाता है।
ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। 99% एटमॉस्फेयर का जो मास है वो 32 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। 32 किलोमीटर की रेंज स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आएगी। करमन लाइन जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, उसको प्रैक्टिकली स्पेस बाउंड्री माना जाता है, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट वगैरह है, एरोप्लेन उड़ना है, कुछ भी होना है, वो सारा यहीं पे रहता है। 100 किलोमीटर के ऊपर एयर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि प्रैक्टिकली हम उसको स्पेस बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो करमन लाइन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और क्या है इस चैप्टर के अंदर? आई थिंक यही है बस। ठीक है, थैंक यू।